नमस्कार विद्यार्थियों। अब हम फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है मार्केट, इसके बारे में पढ़ेंगे। मार्केट जाना, मार्केट से सामान लाना, चूंकि हमें बहुत अच्छा लगता है तो मार्केट पढ़ना भी मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। मार्केट क्या है ये हम सभी जानते हैं, क्योंकि अक्सर हम मार्केट से कुछ ना कुछ सामान लेके आते ही रहते हैं। परंतु हम फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं तो हमें विद्वानों के द्वारा दी गई डेफिनेशंस भी पढ़नी पड़ेगी। चैपमैन के अनुसार बाजार शब्द का तात्पर्य किसी स्थान विशेष से नहीं है, अपितु इसका तात्पर्य वस्तु अथवा वस्तुओं तथा क्रेता एवं विक्रेताओं से संबंधित होता है। इसमें प्रत्यक्ष पारस्परिक प्रतिस्पर्धा होती है। तो उनके कहने का मतलब यह है कि ये कोई एक पर्टिकुलर जगह नहीं है कि आप ये कह सकते हैं कि यही मार्केट है, जैसा यही एक पर्टिकुलर सिटी है। जैसे हम बात करते हैं, चूंकि मैं कोटा से बिलोंग करती हूँ तो मैं ये बोलूँगी कोटा राजस्थान का शहर है। तो ऐसे मार्केट को आप डिफाइन नहीं कर सकते कि ये पर्टिकुलर स्पेस ही है। हर शहर में, हर राज्य में, हर देश में मार्केट होता है। तो इसका कोई पर्टिकुलर स्पेस, एक जगह, एक स्थान नहीं है। इसका तात्पर्य वस्तु अथवा वस्तुओं, एक वस्तु या एक से अधिक वस्तुओं का क्रेता तथा विक्रेताओं से संबंधित होता है। हमें वस्तु ली, हमने वस्तु दी। क्रेता और विक्रेता क्या होते हैं? क्रेता जो खरीदने वाला होता है उसको क्रेता बोलते हैं, विक्रेता जो सामान बेच रहा होता है उसको विक्रेता बोलते हैं। ठीक है, तो उन लोगों का आपस में जो रिलेशन होता है क्रेता विक्रेता और वस्तुओं का, उसे हम क्या कहते हैं? मार्केट। इसमें प्रत्यक्ष पारस्परिक प्रतिस्पर्धा होती है। पारस्परिक प्रतिस्पर्धा किस किस में होती है? पारस्परिक प्रतिस्पर्धा होती है क्रेता विक्रेता में। क्रेता चाहता है कम से कम मूल्य में सामान लिया जाए और विक्रेता चाहता है अधिक से अधिक मूल्य में सामान लिया जाए। विक्रेता चाहता है कि केवल मेरी शॉप से सामान लिया जाए, जबकि क्रेता क्या चाहता है? मेरे पास वैरायटी अवेलेबल हो। विक्रेता चाहता है केवल मेरा ब्रांड जो मैं बेच रहा हूँ उसी ब्रांड की चीजें पब्लिक ले, क्रेता ले। और क्रेता क्या चाहता है कि मेरे पास जो मैं खरीदना चाहता हूँ उसकी मेरे पास वैरायटी उपलब्ध हो, अलग अलग दुकानें उपलब्ध हो, मैं उसमें से जाके खरीदूँ अपनी पसंद का, अपनी जो मुझे सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन दे उस चीज़ को मैं खरीदूँ। तो वो क्या होता है? उनमें आपस में पारस्परिक प्रतिस्पर्धा होती है। नेक्स्ट है क्रेन कास के अनुसार बाजार का अर्थ सामान्यतः क्रेता एवं विक्रेताओं के बीच किसी साधन या वस्तु का लेन देन का जाल सूत्र है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपने देखा होगा 2 पॉइंट है, क्रेता और विक्रेता और साधन या वस्तु। ठीक है, तो इसमें क्रेता और विक्रेता इंपॉर्टेंट है और साधन या वस्तु का लेन देन होता है। लेन देन कैसा होता है? मुझे कुछ खरीदना है तो मैंने क्या किया? मैं विक्रेता के पास गई, विक्रेता से मैंने सामान मांगा और विक्रेता ने मुझसे क्या मांगा? पैसे मांगे। या जब हम बहुत पुराना उसमें जाएं तो एक ने अनाज दिया तो दूसरे ने दाल दी। दैट इज लेन देन। हमें नहीं कह सकते कि विक्रेता अगर सामान दे रहा है तो उसके बदले क्रेता केवल उसके लिए अर्थ या मनी ही दे रहा है, उसके बदले में वो कुछ और भी दे सकता है। जैसे अनाज लिया, अनाज के बदले दाल लिया, मतलब दोनों के रेट्स बराबर से हुए, है ना। तो आपस में क्या हुआ? इनका लेन देन। फिर उसका लेन देन का उसका किसी जिसने क्रेता बना वो अगली बार हो सकता है विक्रेता बन जाए। तो वो क्या है? एक बड़ा सारा जाल सूत्र सा निर्माण हो जाता है। तो मार्केट में 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, क्रेता, विक्रेता और वस्तु। क्रेता वह जो सामान खरीदना चाहता है, विक्रेता वह जो सामान बेचना चाहता है, और वस्तु वह जिसका कि आदान प्रदान क्रेता और विक्रेता के मध्य में होता है। हमने बाजार क्या होता है ये देखा। अब हम बाजार का वर्गीकरण करते हैं। बाजार को अलग अलग तरीके से वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले है स्थान के आधार पे, समय के आधार पे, कार्य के आधार पे, प्रतियोगिता के आधार पे और बिक्री के आधार पे। स्थान के आधार पे इन्हें मुख्यतः 4 भागों में विभक्त किया गया है: स्थानीय बाजार, प्रांतीय बाजार, राष्ट्रीय बाजार और अंतर्राष्ट्रीय बाजार। समय के हिसाब से दैनिक बाजार, अल्पकालीन बाजार और दीर्घकालीन बाजार। कार्य के हिसाब से सामान्य बाजार, विशिष्ट बाजार, नमूनों द्वारा बिक्री और श्रेणीकृत बिक्री। प्रतियोगिता के हिसाब से पूर्ण बाजार, अपूर्ण बाजार और
एकाधिकार बाजार, बिक्री के हिसाब से थोक बाजार और खुदरा व्यापार। ये हमने कहीं ना कहीं ये जो शब्दावली आई है हमारे पास में, ये कहीं ना कहीं हमने इसको सुन तो रखी है, अब हम इसको थोड़ा बहुत समझते हैं। ठीक है, स्थान के आधार पे स्थानीय बाजार। स्थानीय बाजार वह बाजार होगा जिसमें आपको जो वस्तु है, जो सामान है, वह वहीं मिलेगी, उसके अलावा कहीं नहीं मिलेगी, उस पर्टिकुलर जगह पे मिलेगी, उस पर्टिकुलर स्टेट में मिलेगी। ठीक है, तो जैसे हम बात करते हैं एप्पल की, तो एप्पल पहले, अभी तो खैर स्थानीय बाजार होना मुश्किल हो गया है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छी तरीके से हो गया है। चूंकि ट्रांसपोर्टेशन अच्छी तरह से हो गया तो एक जगह से दूसरी जगह जो वस्तुओं का लेन देन होता है, मार्केट है, वो खुल चुका है। पर हम बात करते हैं एप्पल की, पहले एप्पल कहाँ मिलते थे? केवल जम्मू कश्मीर में मिलते थे, है ना। तो वो एप्पल का स्थानीय बाजार है, वह वस्तु जो केवल और केवल वहां मिलती है, उसके अलावा कहीं नहीं मिलेगी, तो उसे हम बोलेंगे स्थानीय बाजार। और उस वस्तु का लेन देन उसी जगह पे होता है, क्रेता विक्रेता के मध्य पर्टिकुलर जगह पर ही वस्तु का लेन देन होता है, तो उसे स्थानीय बाजार कहते हैं। प्रांतीय बाजार अब हम थोड़ा सा अपना दायरा बढ़ाते हैं। ठीक है, स्थानीय बाजार में एक पर्टिकुलर स्थान होता है, प्रांतीय बाजार में एक पूरा प्रांत ले लेते हैं। ठीक है, फॉर हम एग्जांपल बात करेंगे, राजस्थान में क्या मिलता है? बंधेज मिलेगा, गुजरात में बंधेज मिलेगा, तो वो पर्टिकुलरली प्रांत में हो गया, है ना। ये जो बंधेज होता है, ये एक विशिष्ट जगह पे मिलता है, विशिष्टता होती है उस जगह की, उस प्रांत की विशेषता होती है, इसलिए उसे हम प्रांतीय बाजार कहते हैं। ये हम कह सकते हैं कि फिर वो ऑल ओवर इंडिया चला जाता है, दैट इज डिफरेंट थिंग, परंतु बनता जिस जगह पर है, उस जगह की जो विशेषता होती है, उस प्रांत की विशेषता होती है, उस पे हम प्रांतीय बाजार कहते हैं। स्थानीय बाजार में एरिया छोटा सा था, प्रांतीय बाजार में हमने एरिया बड़ा बना लिया। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय बाजार की। एक पर्टिकुलर राष्ट्र में एक पर्टिकुलर वस्तु जो अवेलेबल होती है, उसे हम बोलते हैं राष्ट्रीय बाजार, जिसमें राष्ट्र में एक जगह से दूसरी जगह उसका लेना देना होता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में, दूसरे राष्ट्र से तीसरे में, तीसरे से पहले में जो वस्तुओं का लेना देना होता है, जो क्रेता और विक्रेताओं का वस्तुओं का आदान प्रदान होता है, उस बाजार को क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय बाजार। स्थान में जैसे जैसे हम इस तरह से नीचे की तरफ आएंगे तो वह स्थान का एरिया जो होता है वह बढ़ता जाता है। स्थानीय में एक छोटी सी जगह में होगा, प्रांतीय में तो उससे थोड़ा सा बड़ा प्रांत ले लेंगे हम, राष्ट्र में पूरे राष्ट्र की बात करेंगे, और अंतर्राष्ट्रीय में पूरे विश्व की बात होगी। नेक्स्ट है समय के आधार पर बाजार का वर्गीकरण। समय के आधार में 3 भागों में विभक्त किया गया है। पहला है दैनिक, फिर अल्पकालीन और दीर्घकालीन। दैनिक वह होता है जिसमें एक पर्टिकुलर दिन में, ये जनरली क्या होता है, गांव में लगता है ना, एक पर्टिकुलर दिन में ही वह वस्तु आपको मिलेगी। समझ में आ रहा है ना? जैसे सब्जी का लगाया तो आपको सब्जी केवल एक दिन में पर्टिकुलर समय में ही मिलती है, उसके अलावा फिर नहीं मिलेगी। इसमें मांग तो बढ़ सकती है पर वस्तुएं नहीं आप ला सकते। मांग आपकी जैसे विक्रेता ने सामान जो लेकर आ गया है वो उसके पास उतना ही सामान रहेगा, वो जाके और दूसरी जगह से जाके सामान नहीं लेकर आ सकता है, चाहे क्रेता की कितनी भी ज़्यादा उस पर्टिकुलर चीज़ की डिमांड हो। क्योंकि क्रेता की डिमांड ज़्यादा है, विक्रेता के पास सामान क्या है, कम है, तो दाम बढ़ जाएंगे। समझ रहे ना बात को? डिमांड क्रेता की ज़्यादा है, विक्रेता के पास सामान कम है। चूंकि विक्रेता के पास सामान की क्वांटिटी कम है, डिमांड ज़्यादा है, तो जो प्राइस होगी वह बढ़ जाएगी। इसमें हम मांग की पूर्ति नहीं कर सकते हैं। दैनिक बाजार में मांग की आपूर्ति नहीं कर सकते हैं। सेम केस होता है अल्पकालीन का। दैनिक और अल्पकालीन बाजार में सिर्फ ये डिफरेंस होता है, दैनिक का समय बहुत कम होता है और जबकि अल्पकालीन बाजार होता है उसका समय थोड़ा सा बड़ा होता है। अल्पकालीन बाजार को आप हाट बाजार भी कह सकते हैं। यह जनरली गांव में या कस्बों में लगता है और इसमें भी स्थानीय दैनिक बाजार के अनुसार जो वस्तु हैं उसकी डिमांड जो अगर ज़्यादा आएगी तो आप लेके नहीं आ सकते, क्योंकि आप तो विक्रेता हैं। आपको डिमांड जब एकदम से ज़्यादा आ गई तो आप अपनी शॉप छोड़ के थोड़ा ना कहीं जाएंगे, तो क्या होगा, वो डिमांड जितनी है उसके हिसाब से प्राइस रेट ऊंचा नीचे होगा। अगर डिमांड कम है तो विक्रेता क्या करेगा, अपनी प्राइस रेट घटा देगा।
तो जितनी डिमांड होती है उसके हिसाब से प्राइस घटती है या फिर बढ़ती है। दीर्घकालीन बाजार हम और आप सभी जानते हैं दीर्घकालीन बाजार कैसे होते हैं, जो लंबे समय तक रहते हैं। लंबे समय तक उसके अंदर मांग जो होता है उसकी, अगर कस्टमर ने डिमांड करी किसी भी वस्तु की, किसी भी थिंग्स की, किसी भी मटेरियल की, तो क्या होगा, विक्रेता आज नहीं तो कल नहीं तो परसों उसकी डिमांड को कंप्लीट कर देगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कार्य के हिसाब से। कार्य के हिसाब से सामान्य बाजार वह बाजार होते हैं जिसके अंदर सभी तरह की वस्तुएं मिल सकती है। उसके अंदर खाद्य सामग्री मिल सकती है, उसके अंदर बेकरी का सामान भी मिल सकता है, उसके अंदर कपड़े भी मिल सकते हैं, उसके अंदर क्रॉकरी भी मिल सकती है। ऐसा बाजार जिसके अंदर सभी तरह की वस्तुओं विक्रेताओं के द्वारा बेची जाती है, अलग अलग। हम एक ही विक्रेता की बात नहीं कर रहे हैं, हम बाजार बोल रहे हैं। बाजार वह स्थान है, ठीक है। जब हम बाजार की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं, बाजार वह स्थान है। तो उसमें क्या होता है कि एक ही विक्रेता के द्वारा, अलग अलग विक्रेताओं के द्वारा अलग अलग वस्तुएं बेची जाती है, तो वो सामान्य बाजार कहलाता है। विशिष्ट बाजार होता है वह बाजार जिसमें केवल विशेष तरह की वस्तुएं ही मिलती हैं। जैसे कपड़ा बाजार, जैसे हमने फॉर एन एग्जांपल दिया सूरत का कपड़ा बाजार। अब सूरत का कपड़ा बाजार कैसा होगा, उसके अंदर केवल और केवल कपड़ा ही मिलेगा, आपको उसके अलावा कुछ चीज नहीं मिलेगी। आप चाहे कि वहां से गोल्ड लेके आ सकते थे, वो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वो क्या क्या विशिष्ट बाजार हो गया जिसके अंदर आपको केवल और केवल एक चीज मिलेगी। चाहे आप ज्वेलरी देखेंगे तो ज्वेलरी का मार्केट अलग होता है। आजकल जो मार्केट की टेंडेंसी हो रही है, जो मार्केट जिस हिसाब से बन रहे हैं शहरों में, उस हिसाब से इन्होंने कैटेगरी कर रखी है कि एक मार्केट कपड़ों का हो गया, एक मार्केट ज्वेलरी का हो गया, एक मार्केट शूज का हो गया। तो उस पर्टिकुलर जगह में वो पर्टिकुलर कैटेगरी की वस्तुएं ही अवेलेबल होंगी, तो उसको क्या करेंगे हम, विशिष्ट बाजार। फिर हम बात करेंगे नमूनों द्वारा। नमूनों द्वारा खरीदारी वहां पे होती है जहां ना क्रेता के पास देखने का टाइम होता है, न विक्रेता के पास दिखाने का टाइम होता है। इस समय जब बहुत सारी क्वांटिटी में, ठीक है, इस समय बहुत सारी क्वांटिटी में जब सामान लेना होता है और कम समय होता है, तो विक्रेता क्या करता है, अपने जो वस्तु होता है उसका केवल एक नमूना दिखा देता है। जैसे आप अनाज की मंडी में जाएंगे तो किसान क्या आपको सारे के सारे बोरे खोल के दिखाएगा, नहीं, वो क्या करता है, सिर्फ एक नमूना दिखा देता है आपके, है ना। तो आप उस गेहूं के नमूने को देखिए, नमूने को देख के अगर आपको पसंद आएंगे तो आप नमूना ले लीजिए। कहने का मतलब है कि ना विक्रेता के पास समय होता है ना क्रेता के पास समय होता है, और सामान बहुत सारी क्वांटिटी में खरीदना होता है, तो नमूनों के द्वारा दिखा दिया जाता है। नेक्स्ट है श्रेणीकर बाजार। श्रेणीकर बाजार वह बाजार होता है जिसमें अलग अलग तरह की श्रेणियां बांटी जाती है। स्पेशली अपन बात करेंगे ऊन की। जब ऊन विक्रेताओं के द्वारा बेची जाती है, जब ऊन को बेचा जाता है तो ऊन की अलग अलग कैटेगरी कर जाती है। ये एक श्रेणी की ऊन है, ये बी श्रेणी की ऊन है, ये सी श्रेणी की ऊन है। तो उस श्रेणी के हिसाब से हम जो क्रेता होता है वो सामान को खरीद लेता है, तो उसको बोलते हैं हम श्रेणीकर बाजार। नेक्स्ट है प्रतियोगिता के हिसाब से। प्रतियोगिता के हिसाब से पूर्ण प्रतियोगिता, अपूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार। पूर्ण प्रतियोगिता ये होती है जिसमें कि जो विक्रेता होते हैं उसके पास, मेरे पास अगर मैं विक्रेता हूं तो मेरे पास सारे सामान अवेलेबल हैं। मेरा जो कॉम्पिटेंट है दूसरा विक्रेता है उसके पास भी सारे सामान उपलब्ध है। ठीक है, अब हम दो विक्रेताओं के बीच में क्या हो रहा है, कंपटीशन हो रहा है कि मुझे इस क्रेता को लेना है अपने पास से, कि ये क्रेता मेरे पास से सामान खरीदे और मेरा सामान ज्यादा बिके। प्रतियोगिता हो रही है दो विक्रेताओं में, है ना। सामान दोनों के पास सेम है, मूल्य सेम है। अब वो मूल्य को ऊपर नीचे करता है या कोई भी टेंडेंसी अपनाता है, कोई भी स्कीम अपनाता है कि वो जो क्रेता है वो उसके पास आए और वो सामान खरीदे, तो उसको बोलते हैं हम पूर्ण प्रतियोगिता, जिसमें सभी मटेरियल, सभी वस्तुएं क्या होती है, विक्रेताओं के पास सामान होती है और उसके अंदर प्रतियोगिताएं पूर्ण होती हैं, मूल्य भी उसके अंदर समान होता है। नेक्स्ट है अपूर्ण प्रतियोगिता। इसके अंदर तो सामान सेम है, इसके अंदर क्या है, जस्ट अपोजिट। इसका अपूर्ण मतलब उसके अंदर सामान सेम नहीं होता है परंतु फिर भी कंपटीशन होता है। जैसे हम बात करते हैं कपड़ों की दुकान की, कपड़े बहुत वैरायटी के आते हैं, है ना। अब कपड़ों में पूर्ण प्रतियोगिता कब होगी, जब टीनेजर्स के कपड़े दो दुकानों आसपास की दुकान पे एक समान होंगे, है ना। टीनेजर्स के कपड़े इस दुकान पे भी है, इस दुकान पे भी, तो क्या होगा, वो पूर्ण प्रतियोगिता होगी। अपूर्ण प्रतियोगिता में इसने टीनेजर्स के भी रख रखे हैं और प्लस बड़ों के भी या बच्चों के भी रख रखे हैं,
है ना, टॉडलर्स के भी रख रखे हैं। तो टीनेजर्स के कपड़े और बच्चों के कपड़े दोनों के कपड़े रख रखे, इसने केवल टीनेजर्स के कपड़े रख रखे, तो वो क्या हो गया, अपूर्ण प्रतियोगिता हो गई। प्रतियोगिता तो है दोनों में, क्योंकि दोनों के पास टीनेजर्स के कपड़े रखे हैं, परंतु मेरी डिमांड क्या है, मुझे टीनेजर्स के भी कपड़े चाहिए और मुझे उनसे छोटी एज के बच्चों के भी कपड़े चाहिए। तो मैं किस दुकान पे जाऊंगी, सेकंड नंबर की दुकान पे जाना पसंद करूंगी। तो वो क्या है कि अपूर्ण प्रतियोगिता हो गई। वस्तुएं अलग अलग हैं, दाम अलग अलग हैं, परंतु उनमें प्रतियोगिताएं हैं। एकाधिकार वह प्रतियोगिता वह बाजार होता है जिसके अंदर विक्रेता का सिर्फ और सिर्फ विक्रेता का अधिकार कि मेरे पास पूरे शहर में मेरे पास ही वह वस्तु मिलेगी, उसके अलावा किसी भी विक्रेता के पास वह वस्तु नहीं मिलेगी। तो वो मेरा क्या हो गया, एकाधिकार हो गया। मैं चाहूंगा जितने सप्लाई आएगी, मैं चाहूंगा जितना रेट आएगा, दैट इज नोन एज एकाधिकार, एक जने का अधिकार, दैट इज एकाधिकार। तो जब एक ही विक्रेता के पास में वह पर्टिकुलर वस्तु होगी और उसके हिसाब से मनचाहे रेट कर सकता है, उसके हिसाब से वह वस्तु को सप्लाई बढ़ा सकता है या सप्लाई घटा सकता है, तो उसको क्या कहेंगे, एकाधिकार। बाजार के हिसाब से क्रेताओं के लिए बात करेंगे तो क्रेताओं के हिसाब से हमेशा पूर्ण प्रतियोगिता बाजार सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्योंकि हम खरीद रहे हैं, जब हम मनी दे रहे हैं, जब हम सामान खरीदना चाह रहे हैं बाजार जाके, तो हमारे हिसाब से हमें जो चाहिए, हमें संतुष्टि मिलनी चाहिए, हम उस चीज़ का मूल्य दे रहे हैं। तो जब पूर्ण प्रतियोगिता होगी तब क्रेताओं को ज़्यादा फायदा होगा, क्वांटिटी वाइज ज़्यादा सामान मिलेगा, क्वालिटी वाइज ज़्यादा सामान मिलेगा। नो डाउट विक्रेताओं में भी थोड़ा सा संशय रहेगा, उनका जो मटेरियल मंगाना है वो अच्छी तरीके से मंगाएंगे, वो थोड़े से सजग रहते हैं। तो पूर्ण प्रतियोगिता क्रेताओं और विक्रेताओं दोनों के लिए ही लाभदायक होती है। अब हम बात करेंगे लास्ट पॉइंट की, जिसके अंदर है बिक्री और खुदरा, थोक और खुदरा। थोक बाजार वह बाजार होता है जिसके अंदर आपको एक छोटी चीज ना मिलके बड़ी बल्क में चीज मिलती है, बहुत सारी चीजें मिलती हैं। आपको अगर गेहूं लेने हैं तो आपको 1 किलो 2 किलो 10 किलो नहीं मिलेंगे, आपको लेने हैं तो 50 बोरी आपको गेहूं लेने पड़ेंगे, यानी आपको बहुत सारी क्वांटिटी लेनी पड़ेगी। अब हो सकता है कि थोक बाजार पूर्ण प्रतियोगिता बाजार हो, थोक बाजार सामान्य बाजार हो, ये हम नहीं कह रहे, परंतु थोक बाजार में आपको क्वांटिटी में चीजें लेनी पड़ती है, उसे हम बोलते हैं थोक बाजार। उसके अपोजिट क्या होता है, खुदरा बाजार। खुदरा बाजार में क्या होता है कि खूब सारी क्वांटिटी में सामान लेके छोटी छोटी अमाउंट में सामान ले लेते हैं, यह स्थानीय ज्यादा होता है। यह थोक व्यापार क्या होता है, हम जब इसकी बात करते हैं खुदरा की, हम इसको क्यों बोल रहे हैं कि स्थानीय ज़्यादा होता है, क्योंकि हर गली में आजकल खुदरा व्यापारी काम कर रहे होते हैं, है ना। छोटी छोटी शॉप होती है, उसके अंदर खूब सारे सामान होते हैं, हमें वो थोक व्यापार से सामान लेके अपनी शॉप पे आते हैं, वो तो लेकर आएंगे 10 किलो 20 किलो, हमें तो कितना चाहिए, 1 किलो सामान चाहिए। क्योंकि हमें 1 किलो चाहिए, यह 1 किलो नहीं जाएगा, तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा, खुदरा की तरफ जाना पड़ेगा। खुदरा व्यापार स्थानीय होते हैं, जगह जगह पे अवेलेबल होते हैं, और जबकि थोक व्यापार क्या होता है, एक पर्टिकुलर जगह पे अवेलेबल होते हैं। खुदरा जो विक्रेता होते हैं वह थोक व्यापार के क्रेता होते हैं, ठीक है। वो कहाँ से सामान लाते हैं, खुदरा व्यापारी जो होते हैं वह विक्रेता तो होते हैं, परंतु वह क्रेता किसके होते हैं, थोक व्यापार के क्रेता होते हैं। तो इस हिसाब से हमारा बाजार का वर्गीकरण किया गया है। अब हम इसकी विशेषताएं पढ़ेंगे, मार्केट की विशेषताएं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले विशेषता होती है कि मार्केट का एक क्षेत्र होता है। मार्केट हम ये नहीं कह रहे कि स्थानीय है कि राष्ट्रीय है कि अंतर्राष्ट्रीय, परंतु मार्केट में एक क्षेत्र अवेलेबल होना चाहिए, वह स्थान होना चाहिए, वह जगह होनी चाहिए, तभी यह बाजार कहलाता है। एक स्थान अवेलेबल होता है, चाहे आप आजकल हम बात करें, आजकल हम मोबाइल ऐप, जितने भी ऐप्स आते हैं इंटरनेट के थ्रू हम ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं, पर उसमें एक जगह होती है, जो भी आप ऐप डाउनलोड करते हैं वो उसका स्थान होता है, वह उसका क्षेत्र होता है। तो मार्केट क्या होता है, मार्केट में क्षेत्र का अवेलेबल होना बहुत जरूरी होती है, चाहे वो स्थानीय हो। आपको वह वस्तु कहाँ से लानी है, आपको क्या बताएंगे आप, मुझे वह वस्तु उस स्थान से लानी, उस जगह से लानी है, तो वह क्या हो गया, उसका क्षेत्र हो गया।
है ना। आपसे अगर ये पूछा जाता है आपने ये सामान कहाँ से लिया, मैंने उस स्थान से लिया, मैंने वहाँ से मंगाया, चाहे ऑनलाइन शॉपिंग की बात करें तो भी आप क्या कहते हैं, मैंने वह सामान वहाँ से मंगाया, तो वह उसका क्या हो गया, क्षेत्र हो गया। तो मार्केट के लिए स्पेस, जगह होना आवश्यक होता है। सेकेंड पॉइंट होता है एक वस्तु का होना। जब हमें यह पता ही नहीं है कि हमें क्या खरीदना है तो हम क्या खरीदेंगे, है ना। तो उस वस्तु को डिफाइन करना बहुत जरूरी होता है, जिससे क्रेता और विक्रेता के मध्य वस्तु आदान प्रदान होता है, ठीक है, जिससे क्रेता और विक्रेता के मध्य आदान प्रदान होता है। उस वस्तु का बाजार में होना बहुत जरूरी होता है। वस्तु ही नहीं होगी तो मार्केट किस बात का मार्केट होगा। फिर है क्रेता और विक्रेता का उपस्थित होना। हम अगर नॉर्मल मार्केट की बात करेंगे, जब हम रोजमर्रा की बात करेंगे तो रोजमर्रा में क्या होता है, क्रेता और विक्रेता क्या होते हैं, प्रत्यक्ष होते हैं। हमको दिखाई दे रहा है, क्रेता हमें दिखाई दे रहा है कि ये हमारा क्रेता है और ये हमारा विक्रेता है, हमने सामान का लिया और हमने चीज़ों का आदान प्रदान किया, पैसे दिए और सामान लिया, तो दोनों का उपस्थित है। परंतु जब हम ऑनलाइन शॉपिंग की बात करते हैं, ऑनलाइन मार्केट की बात करते हैं, तो ऑनलाइन मार्केट में क्या होता है, क्रेता और विक्रेता वर्चुअल उपस्थित होते तो हैं वो लोग, है ना। आप किसी सामान खरीदोगे तभी तो आप उसको मूल्य दोगे, उपस्थित तो होते हैं, पर वो क्या होता है, वह आपस में दिखाई नहीं देते, वो वर्चुअली प्रेजेंट होते हैं। तो बाजार के अंदर क्रेता और विक्रेता का उपस्थित होना जरूरी होता है। फिर है एक मूल्य होना। एक मूल्य का मतलब ये नहीं, एक से आप ये ना समझे कि केवल एक पर्टिकुलर अमाउंट होता है। मूल्य का होना बहुत जरूरी होता है, अमाउंट होना बहुत जरूरी होता है। आप किस चीज से खरीदेंगे वह होना बहुत जरूरी होता है। तो एक मूल्य एक का होना बाजार में बहुत आवश्यक होता है। लास्ट पॉइंट है इसमें प्रतिस्पर्धा होना। प्रतिस्पर्धा किस में होती है, क्रेता और विक्रेताओं में और विक्रेताओं में। क्रेता और विक्रेताओं में कैसे प्रतियोगिता होगी, क्रेता और विक्रेताओं में प्रतियोगिता होगी कि विक्रेता अपना ज्यादा से ज्यादा सामान बेचना चाहेगा और क्रेता अपनी जरूरत के हिसाब से सामान लेना चाहेगा। विक्रेता मूल्य बढ़ा के देना चाहेगा और क्रेता मूल्य को घटा के लेना चाहेगा। तो उन लोगों में क्या हो रही है, प्रतिस्पर्धा हो रही है। और सेकंड पॉइंट क्या है कि प्रतिस्पर्धा किस में होती है, प्रतिस्पर्धा होती है विक्रेताओं के मध्य, है ना। दो विक्रेताओं के मध्य में प्रतियोगिता होती। कैसे प्रतियोगिता होती, दो उसमें मध्य, मेरे को भी सामान बेचना है, मुझे भी सामान, दूसरे विक्रेता को भी ये सामान बेचना है। दोनों विक्रेता क्रेता को अपनी तरफ विभिन्न स्कीम्स की तरह आकर्षित करेंगे। तो दोनों में क्या होती है, प्रतियोगिता होती है कि मेरी शॉप से, मेरे स्थान से ज़्यादा सामान लिए जाएं। तो बाजार की विशेषता होती है कि बाजार में क्या होता है, क्रेता उपलब्ध होता है, विक्रेता होता है, एक अमाउंट फिक्स होता है, एक जगह फिक्स होती है और एक वस्तु फिक्स होती है। यह सभी चीजें एक स्थान पर होती हैं, उसे हम मार्केट या बाजार कहते हैं।